नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं सपनाचं होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आणि आज आपण इयत्ता 8वी विषय हिंदीचा पेपर बघतोय। 20 गुणांचा पेपर आहे। प्रथम घटक कसोटी। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशविवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वो मरना नहीं चाहती। इसके आधार पर प्रश्न पहला उत्तर लिखिए। इसके लिए 2 अंक है। मनुष्य को नाखून की जरूरत तब थी। और जंगली मनुष्य के 2 हथियार, प्रत्येक प्रश्न को 1-1 अंक है। और 2 परिच्छेद में उल्लेखित 2 वस्तुएं जिनसे आदिमानव हथियार बनाता था। परिच्छेद में उल्लेखित 2 वस्तुएं जिनसे आदिमानव हथियार बनाता था, इसके लिए 1 अंक है। और ब हमें लिखना है। और 3 है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। हर डैश डैश दिन नाखून बढ़ जाते हैं। आखिर नाखून इतने डैश डैश क्यों है? तो ये तीक्ष्ण, बड़े और बहिया। पर्याय हमें चुनना है। और 4 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वर्ष और जरूरी के लिए पर्यायवाची शब्द के लिए 1 अंक है। निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। इसके लिए 1 अंक है। प्रतीक अस्त्र। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसके लिए 1 अंक है। अर्थ और सुख। पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इसके आधार पर प्रश्न पहला है, कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। इसके लिए 1 अंक है। ब है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। सेवा में तेरी डैश डैश बलिदान में जाऊं, इसके लिए 2 अंक है। और तीसरा प्रश्न है, 1 शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के चरण धोने वाला। दूसरा प्रश्न है, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। इन दोनों प्रश्नों के लिए 2 अंक थे। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माता, देह, इसके लिए 1 अंक है। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बलिदान और पुण्य, इसके लिए 1 अंक है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां करो। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन से निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसा व्यवहार होगा उस दिन? साहित्य, मनुष्य का आदि, इन तमाम उठते हुए और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। तो सवाल देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने डॉक्टर राम कुमार को यहाँ देखा था, तो कहाँ कहाँ देखा था यह लिखना है। इसके लिए 2 अंक है। उत्तर लिखिए। लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार कौन कौन से थे? इसके लिए 2 अंक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ रहते थे। और आगे का सवाल है, मुहावरों का अर्थ बताओ। सकते में आना, इसके लिए 1 अंक है। तो यहीं पे हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं। ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक्स बटन प्रेस करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।